हेलो दोस्तों। आज हम विश्व इतिहास की श्रृंखला के तहत आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जिसने न बल्कि विश्व इतिहास को हिला के रख दिया बल्कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था अर्थात जो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी रूपरेखा भी चेंज कर दी। बल्कि विश्व को बाद में दो गुटों के अंदर, एक पूंजीवादी गुट और एक जो दूसरा गुट था समाजवादी गुट, जिसे साम्यवादी गुट भी कुछ हद तक कहा जा सकता है, उन दो गुटों में विभाजित कर दिया और विश्व को आगे कम से कम 100 साल तक इसने लगातार प्रभावित करने की क्षमता अपने अंदर रखी। हालांकि ये जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, जब सोवियत यूएसएसआर से सामान्य रूस में बनकर रह गया और कुछ अन्य कंट्रियों का उसमें आज़ाद हुई, उसके बाद भी इसका प्रभाव अभी तक हम देखने को देख सकते हैं, क्योंकि विश्व अभी भी पूरी तरह कई ध्रुवों में नहीं बन पाया। अभी भी विश्व काफ़ी हद तक दो ध्रुवों के केंद्र के अधीन ही घूमता है, जो कि यूएसए और रशिया है। कुछ अन्य गुट भी बन रहे हैं, कुछ अन्य ग्रुप भी बन रहे हैं, जिसमें चाइना हो गया, इंडिया हो गया और जर्मनी हो गया। इस तरीके की कुछ अन्य कंट्रीज़ भी विश्व के ऊपर एक प्रमुख छाप छोड़ रही है, लेकिन अभी भी विश्व दो प्रमुख ध्रुवों के अंदर ही बटा हुआ है। तो रूस की क्रांति ने किस प्रकार से प्रभावित किया और किस प्रकार से एक नई विचारधारा अर्थात समाजवाद को सशक्तिकरण प्रदान किया। समाजवाद चूँकि औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ है, अर्थात जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण के बाद उपनिवेशवाद आया, उपनिवेशवाद के साथ साथ ही समाजवाद का जन्म हुआ, क्योंकि कई फैक्ट्रियाँ बनी। तो फैक्ट्रियाँ जब बनती है तो आपको पता है फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं और मजदूरों से जुड़ी हुई कई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जो शासक वर्ग होता है, जो मैनेजमेंट वर्ग होता है, वो अक्सर इस प्रकार की जो डिमांड होती है उनको डिनाई करने की कोशिश करता है कि मजदूर तो एक सामान्य मशीन की तरह होते हैं, उनको इस प्रकार की डिमांड करने का कोई हक ही नहीं होता। और चूंकि वो मालिक है तो मालिक होने के नाते उनका इस तरीके की कोई ड्यूटीज़ नहीं बनती, कोई कर्तव्य नहीं बनता है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी तरह डिनाई करने की कोशिश की। इसी के ही परिप्रेक्ष्य में समाजवाद का जन्म हुआ और समाजवाद एक बड़े विषय के तौर पे उभरा, और इस क्षेत्र के अंतर्गत बाद में कार्ल मार्क्स ने और एंजल ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और इन दोनों व्यक्तियों के बाद में जो तीसरा प्रमुख व्यक्ति जो आता है वो था व्लादिमीर इलियच उल्यानोव, जिसे हम आमतौर पर लेनिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि रूस की क्रांति से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ था। रूस जो था रूस एक बहुत ही फैला हुआ देश था, जो कि यूरोप से लेकर के पूरे एशिया के ईस्टर्न एशिया, जापान के कई जो द्वीप वहाँ तक फैला हुआ था। बाद में 1904 में जापान और रूस में एक युद्ध भी हुआ था कुछ द्वीपों को लेकर के, कुछ उपनिवेशों को लेकर के, और बाद में इसमें जापान की जीत हुई थी। उस युद्ध ने भी विश्व को पूरी तरह प्रभावित किया था। और इस युद्ध के बाद में जो रूस के शासक था, जिन्हें जार कहा जाता था, रूस का जो शासक था जिनको जार कहा जाता था, निकोलस सेकंड, जो रूसी क्रांति हुई 1917 में। हालांकि ये क्रांति फरवरी में हुई थी, लेकिन चूंकि रूस के कैलेंडर्स में और जो विश्व में जो कैलेंडर चलते हैं उनमें कुछ अंतर होता है, इस कारण से वो विश्व कैलेंडर्स में मार्च में दर्ज हुई थी, मार्च में दर्ज है अभी भी, और रूस के अंदर ये फरवरी में मानी जाती है। और आप कुछ अन्य वर्ड भी सुनेंगे, जैसे बोल्शेविक वर्ड सुनेंगे, सोवियत वर्ड सुनेंगे, मेंशेविक वर्ड सुनेंगे। इनका क्या मीनिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आज भी रूस के इतिहास में या रूस के अंदर चलती है। जैसे बोल्शेविक जो है वो होता है बहुमत प्राप्त दल, और मेंशेविक होता है जो अल्पमत में जो होता है उसको मेंशेविक कहते हैं, और जो बहुमत में होता है उसको बोल्शेविक कहते हैं। सोवियत क्या होता है, सोवियत बेसिकली मजदूरों के प्रतिनिधियों का जो परिषद होता है उसको सोवियत कहा जाता है। आप देख सकते हो चित्र में सोवियत जो होता है, ये मैंने इसको नोट भी कर रखा है, आप भी इसको नोट करके रखें। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है कि सोवियत क्या होता है और सोवियत के साथ में बोल्शेविक और मेंशेविक क्या होते हैं। तो ये क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, इस क्रांति की शुरुआत में कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो है। अब इस क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, कैसे मजदूरों ने एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया, वो देखते हैं हम धीरे धीरे। और अब देखिए इसके अंतर्गत जो 19वीं सदी के अंदर जो किसान और जो मजदूर थे वो एक होने लग गए थे, और रूस के अंदर एक समाजवाद की जो विचारधारा जन्मी थी उसने एक महत्वपूर्ण रोल किया था। और जो एक जनता के बीच जाओ, आज हम अक्सर नए नेताओं के मुँह से सुनते हैं कि जनता के बीच में जाओ, वहाँ की समस्या को सुनो, तभी हम कुछ जान पाएंगे उस समाज के बारे में, उस विचारधारा के बारे में जिसको जनता और मजदूर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता के बीच जाओ, जो रूसी विचारक जो थे उन्होंने ये नारा प्रमुख तौर पर दिया था उस समय। और रूस से जुड़े जो प्रमुख नेता थे, बोल्शेविकों के जो नेता थे वो थे व्लादिमीर इलियच उल्यानोव। ठीक है, ये बोल्शेविकों के नेता थे और ये एक प्रमुख नेता थे, क्योंकि बहुमत प्राप्त जो दल था उसका ये नेतृत्व कर रहे थे। 1917 में जो कि रूसी क्रांति हुई थी उसमें प्लेखनोव और लेनिन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अंदर प्लेखनोव और लेनिन, ये नाम याद आप ढंग से रखना, प्लेखनोव और लेनिन। प्लेखनोव जो था उसने 1883 में एक पार्टी का गठन किया था,
जॉर्जी प्लेखनोव ने, जिसका नाम था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी जो बाद में बोल्शेविक जो पार्टी थी उसी का ही एक, ये कह सकते प्री वर्जन था। ठीक है, और 1898 में उसमें कुछ अन्य समाजवादी गुट भी इसके अंदर में आके मिल गए थे, जिस कारण से इस पार्टी का नाम पड़ गया था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी। फिर बाद में पार्टी कई भागों में बट गई। जो अल्पमत प्राप्त जो था उसको मेंशेविक कहा गया, और जो बहुमत प्राप्त था उसको बोल्शेविक कहा गया। आप समझ रहे होंगे बोल्शेविक और मेंशेविक के कॉन्सेप्ट क्या है। फिर बाद में 1905 में इस क्रांति की शुरुआत होती है, जो रूसी क्रांति जिसको हम जानते हैं। उसमें क्या हुआ था कि रूस के अंदर कुछ जो मजदूर थे वो रूस के जो जार का जो पैलेस था, सेंट पीटर्सबर्ग में जो जार का जो पैलेस था वहाँ की तरफ बढ़ रहे थे। वो उनको एक विज्ञापन देना, प्रार्थना पत्र देना चाहते थे, किंतु जो शासक वर्ग होता है उसको हर एक छोटा मोटा विवाद भी एक क्रांति की तरह नजर आता। उन्होंने उसके ऊपर गोलियां चला दी मजदूर के ऊपर। इसमें काफ़ी मजदूर मारे गए, करीबन 1000 के करीब मजदूर मारे गए। इसको खूनी रविवार कहा जाता है, क्योंकि ये घटना जो हुई थी वो रविवार के दिन इसमें हुई थी। अब इसमें बाद में इस घटना ने पूरे रूस को हिला के रख दिया। जो एक पोतेकिमन, पोते मैं शायद यदि सही उच्चारण कर रहा हूँ तो इसका जो उच्चारण है पोतेमिकन के नाविक जो थे वो भी इस क्रांति से आके मिल गए। और ये 1917 तक लगातार थोड़े छोटे बड़े रूप में चलती रही ये क्रांति, और अंततः अक्टूबर में जार को झुकना पड़ गया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है एक, हालांकि ये तत्कालीन चित्र नहीं है, बाद में इसको जो एक रुकांकित करते हुए जो चित्र दिखाया गया था उसका चित्र है। फिर बाद में जो रूस का जो जार था उसने एक घोषणा भी करी जिसमें कुछ अधिकार भी दिए गए, लेकिन किंतु ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब वो छोटे मोटे अधिकारों से इनसे मानने वाली नहीं थी, और बाद में जार इससे मुकर भी गया था। तो बाद में क्या हुआ कि फरवरी 1917 तक में ये आगे पीछे इसमें ये कहानी इसमें चलती रही। छोटे मोटे विवाद पूरे रूस में चलते रहे, और जो ये विवाद हुए उसमें उसको हिला के रख दिया। अब इस संपूर्ण कहानी के पीछे जो जार था, जार के पीछे जो थी उसकी पत्नी थी, और उसका पत्नी जो थी, पत्नी के पीछे एक ढोंगी एक पादरी था रूस में, उसका नाम था रासपुतिन। उस रासपुतिन, इस रासपुतिन का वर्तमान पुतिन जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रूस के, उनसे कोई लेना देना नहीं। रासपुतिन वहाँ के एक पादरी थे, उनके प्रभाव में जो जार था उनकी पत्नी थी, और उसी के आधार पर ही इस तरीके के भ्रष्ट आचरण और जनता को दबाने की कार्रवाई हो रही थी। जो फरवरी 1917 का जो ये युद्ध चलता रहा उसमें लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग सैनिक मारे जा चुके थे, और 6 लाख जो सैनिक मरे, अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध इसी टाइम पीरियड के दौरान चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, रूसियों को बहुत भयानक हार का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो जर्मनी था उसमें भी उसको काफ़ी लोगों को हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक जो 6 लाख के करीब सैनिक मरे, इसने पूरे रूस में एक अशांति को जन्म दिया। अब क्रांति जो हुई उसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। अब क्रांति की शुरुआत जो होती है अक्सर छोटी मोटी किसी घटना से ही होती है, कोई बहुत बड़ी घटना हमेशा हो ये कोई ज़रूर नहीं है। छोटी मोटी घटना से रूस की घटना ने एक जन्म लिया। अब 12 मार्च 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसका बाद में नाम लेनिनग्राद पड़ा, फिर पीटर्सबर्ग हो गया बाद में वापस से, तो एक वहाँ पे जो 12 मार्च 1917 को एक क्रांति हुई, जी बेसिकली रोटी को लेकर इश्यू बना था, उसके आधार पे हुई थी। बाद में जो जनता की भीड़ थी उसने जार को भगा दिया, और वहाँ पे जार का जो पैलेस था उस पर कब्जा कर लिया। फिर बाद में इस क्रांति के अंतर्गत आता है जो लेनिन, जो इस क्रांति का प्रमुख नेता था, और जो तत्कालीन समय में जो स्विट्ज़रलैंड में अपना प्रवास पूरा कर रहा था, तो वो वापस आ जाते हैं, और उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। और इस नेतृत्व जो आप ये देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये लाल चौक का डायग्राम है। लाल चौक जो कि पैलेस हुआ करता है कैरेंस की सरकार का, जो बाद में सरकार बनी थी, एक ढुलमुल टाइप की सरकार थी, एक गणतांत्रिक टाइप की सरकार बनाने का प्रयास किया गया था। उसने भी कोई विशेष प्रकार का रिजल्ट रूस में नहीं दिया था, वो जनता की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाई थी, तो एक उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। और लेनिन ने जो था वहाँ पे एक साम्राज्यवादी जो सरकारें थी उनको हटा करके एक जनता और मजदूरों की जो डिमांड वाली, जो उनको पूरा कर सके इस तरह की सरकार का निर्माण किया। और जो जनता की प्रमुख जो डिमांडें थी, जैसे कि भूमि पर अधिकार जोतने वाले का हो, इसके अलावा जो स्वामित्व हो औद्योगिक इकाइयों का, वो भी जनता के हाथ में हो, तो इस तरीके की उसने विश्व प्रसिद्ध धारणाएं जो थी उसको आगे बढ़ाया। और जो लेनिन जो था उसने जनता की आकांक्षा को पूरी तरह कंप्लीट किया। ठीक है, अब क्रांति के नतीजे क्या रहे? अब जैसे क्रांति के नतीजे बहुत ही विस्मयकारी रहे और पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले रहे। विश्व जो दो उस समय जो युद्ध चल रहा था उसका एक पटाक्षेप सा हो गया, और रूस ने जो था एक तरफा अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लिया। अब उसने काफ़ी सारी जो डिमांड्स थी जर्मनी की, जो अवांछित भी थी, उन तक को मान लिया, और उनको मानने के बाद में विश्व इतिहास में
विश्व इतिहास के अंदर जो साम्राज्यवादी राज्य थे उनको भी ख़त्म करने का उसने प्रयास किया, और उस प्रकार के जनता को एक तरह की लोकतांत्रिक तो नहीं, लेकिन जनता के जो अधिकारों को और जो मजदूर और जो सामान्य वर्ग थे उनके अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास किया। तो विश्व अब तेज़ी से दो ध्रुवों में विभाजित होता जा रहा था। एक पूंजीवादी ग्रुप था और दूसरा था सामान्य जो समाजवादी ग्रुप था। तो समाजवादी ग्रुप का नेतृत्व रूस कर रहा था, जो उस समय यूएसएसआर की तरह कहलाता था, यूनाइटेड सोवियत संघ कहलाता था। तो इस तरीके से इसमें दो भाग इसमें बट गए। तो विश्व इतिहास को इस क्रांति ने बहुत गहराई से प्रभावित किया, और जो विश्व इतिहास रहा उसने प्रथम विश्व युद्ध के पटाक्षेप में भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि बाद में जो विश्व इतिहास में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसका पटाक्षेप हुआ, उसमें जो संधियाँ हुई और जो बाद में एक लीग ऑफ नेशन बना, उसमें रूस को अलग थलग रखा गया, और रूस के प्रति एक आशंकित दृष्टि संपूर्ण वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में एक जनरेट हो गई। तो इससे एक तेज़ी से एक शीत युद्ध का वातावरण भी आगे जाके बना, जिसने संपूर्ण विश्व को कई भागों में प्रभावित किया। बाद में भारत की जो आज़ादी हुई, भारत के संदर्भ में इस क्रांति को देखें तो भारत की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण रोल इस क्रांति ने अदा किया, क्योंकि जब भारत स्वतंत्रता के करीब था 1947 के समय, तो ब्रिटेन को ये डर था कि भारत रूस के प्रभाव में जा सकता है, और रूस का भी दबाव था कि भारत को तेज़ी से जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र किया जाए। बाद में 1947 में, हालांकि उसमें पहले द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, इसकी भी डिटेल में हम देखेंगे किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और क्या इसके कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, वो सब भी विश्व इतिहास की श्रृंखला में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए, जिसमें भारत की स्वतंत्रता भी एक प्रमुख भाग थी, और इसका रोल यदि हम किसी को देना चाहें तो वो काफ़ी हद तक हम रूस को भी दे सकते हैं, कि रूस के जो वातावरण बनाया और जो साम्राज्यवादियों के खिलाफ एक साम्राज्यवादियों के खिलाफ एक राय विश्व जनमत में तैयार करी, उसमें रूस का एक प्रमुख योगदान रहा है। हालांकि भारत इन दोनों ही गुटों में सम्मिलित नहीं हुआ, भारत एक नई लीग के ऊपर चला, और उस लीग का नाम था सामान्यतः हम कह सकते हैं उस लीग का नाम था निर्गुट, नॉन अलाइनमेंट, जिसके प्रमुख सूत्रधार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रहे। इसके अलावा टीटो, नासिर और इन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ये आप लेनिन की फ़ोटो देख रहे हैं, लेनिन जो कि एक मशहूर नेता रहे हैं रूस के, और विश्व जनमत को प्रभावित करने वाले नेता रहे हैं। तो दोस्तों ये सब था विश्व इतिहास की श्रृंखला के तहत जो रूसी क्रांति थी उसके बारे में। तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाए, क्योंकि विश्व इतिहास को आप इसको अलग करके नहीं दे सकते हो। विश्व इतिहास में इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए।